यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस एज यू नो हमारा यूपी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था यूपी पीएससी जीडीसी का, तो उसके आंसर की जो है वो आ गई है। पेपर हमारा 31 मई को हुआ था और कल जो है वो इसका आंसर की जो है वो रिलीज कर दिया गया है कमीशन के द्वारा। ओके, एक खास बात, इस बार जो अपना पेपर हुआ था उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन तो आपके जनरल क्वेश्चन थे। ओके, मतलब जो पेपर 1 के जनरल जो आपके सब्जेक्ट है वहां से, और 90 क्वेश्चन आपके जो है वो कॉमर्स के थे। ओके, इस बार ये जो पेपर हुआ है जिसके अंदर 90 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के हैं, उसमें से एज इट इज बिल्कुल लाइन टू लाइन जो है 82 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से है। टोटल 90 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आए हैं और 90 में से 82 क्वेश्चन 82 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे नोट्स में से है। ये आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड, जिन बच्चों ने मुझसे कोर्स किया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उन लोगों को मैंने ये नोट्स प्रोवाइड करवाए थे। ये टोटल मिला के 10 किताबें हैं, ये हमने प्रोवाइड करवाई थी। ओके, ये जो अपनी 10 यूनिट है, सबसे पहला यूनिट जो है हमारा वो है अपना कौन सा, अकाउंट्स का। ये अपने अकाउंट्स की यूनिट है। देन उसके बाद में स्टैट्स, ये अपना स्टैट्स का यूनिट है। देन इसके बाद में मार्केटिंग यूनिट 3, मार्केटिंग के बाद में यूनिट 4 था अपना एचआरएम का। यूनिट 5 था आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का। पूरी वीडियो देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी आपको। यूनिट 5 था आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का। यूनिट 6 था आपका बिजनेस एनवायरमेंट का। यूनिट 7 इज फॉर मैनेजमेंट। यूनिट 8 जो था वो था ऑडिटिंग का। यूनिट 9 जो है वो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप का एंड स्मॉल बिजनेस। एंड यूनिट 10 जो है वो था आपका ओबी का, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें, ये 10 किताबें आपको मैंने प्रोवाइड करवाई थी, है ना। जिन बच्चों ने कोर्स लिया था उनको ये 10 किताबें प्रोवाइड करवाई थी। ये तो कंटेंट था। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे। हर चैप्टर के 40-40 क्वेश्चन। जैसे अगर मान लो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल मिला के 10 चैप्टर हैं, ओके, 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर के जो है वो 40-40 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो दिए थे, पीवाईक्यूज, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। जो बच्चा 11 मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड करवाए थे, जो बच्चा वो 11 मॉक टेस्ट लगा के गए ना अगर पूरे के पूरे, तो आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चन उसमें से जो है वो रिपीट हुए थे। ठीक है, बट आज की जो क्लासेस के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो कंटेंट जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, पूरा पेपर 82 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन 90 में से जो है वो इसमें से है। लाइन टू लाइन आपको मैं टैली कराऊंगा। जिन बच्चों के पास बुक है ना, आप मैचिंग भी करके देख लेना एक बार, ठीक है ना। ये अपना आंसर की जो है वो कल जो है वो रिलीज हो गया। ओके, 90 क्वेश्चन का। तो जो जनरल क्वेश्चन पेपर जो आपका हुआ था उसको तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी, ओके, क्योंकि मैंने सिर्फ कॉमर्स की कोचिंग प्रोवाइड करवाई थी। ओके, तो कॉमर्स के जो 90 क्वेश्चन थे ना, उनको हम आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो बच्चे अभी नेट का पेपर देने वाले उनके लिए भी रेलिवेंट है। ओके, जो कॉमर्स से नेट का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो कॉमन ही है। ठीक है ना, एक एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक है जो थोड़ा सा अलग है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक जो है वो आपके कॉमन ही है। ठीक है ना, तो आइए जल्दी से हम लोग जो है वो आज अपने ये जो पेपर हुआ था अपना, इसके में जो 90 क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्क्यूनेस बोलता स्टैट्स का ये क्वेश्चन था। ओके, तो पहला था, इन ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ द मीन इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ द मोड लीस्ट द मीडियन लाई इन बिटवीन द टू। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है, क्योंकि पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। तो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोड सबसे हायर पावर जो है वो रखता है। इन ए नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ द मोड इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ द मीन लीस्ट द मीडियन लाई इन बिटवीन टू। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी जो है वो क्या करेक्ट है। आंसर जो है वो क्या, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और ये अपना स्टैट की जो अपनी बुक है यूनिट नंबर 2, उसका पेज नंबर अगर मैं बात करता हूं, स्टैट की बुक दैट इज आवर यूनिट नंबर 2 बिजनेस स्टैटिक्स, ये अपने बिजनेस स्टैट का बुक है। इसमें आप चैप्टर नंबर जो है वो 4 पे आएंगे। चैप्टर 4 इज द मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टसीज। ओके, और इसके अंदर आप जो है पेज नंबर 4.2 पे आएंगे। मैं लाइन टू लाइन आपको मैच करवाऊंगा। बहुत लोग ये बोल रहे थे हमारी बुक में से है, ये है वो है, लेकिन मैं तो आपको लाइन टू लाइन दिखाने वाला हूं। ये पेज नंबर 4.2 है और यहां पे आप देखोगे, ये देखो जी, ये ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड दोनों की कंडीशन जो है यहां पे डाल रखी है। पूरी बुक के अंदर ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, तो पेज नंबर 4.2 पे आप मैचिंग कर सकते हो और वहां पे आपको जो है ये दोनों की दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इज द, ये जनरल क्वेश्चन था, बोलता है लार्ज डिफरेंस होता है इन द लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द कंट्री आर प्राइमली एक्सप्लेन्ड बाय। तो जो लार्ज डिफरेंस है लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, कंट्री वेरियस कंट्री जो है उनमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनमें जो डिफरेंस है वो किस वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द वर्कर प्रोडक्टिविटी। आपका यूनिट नंबर 4 जो है एचआरएम, उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, वहां पे पेज नंबर 8.1 पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब जो है वो क्या होता है,
आपको जब मैंने कंप्लीट पढ़ाया तो वहां पे आपको मैंने बताया था जब कंपनी जो है वो क्या करती है, पैसे इकट्ठा करती है। इनफैक्ट दो जगह पे हमने इसको पढ़ा था, कंपनी एक्ट में भी पढ़ा था और अकाउंट्स के अंदर भी, ठीक है। जब हमने अकाउंट्स के अंदर इश्यू शेयर पढ़ा तो वहां पे आपको मैंने बताया था जब कंपनी शेयर इश्यू करते हैं तो उससे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं, है ना। अब प्रोस्पेक्टस जो जारी करते हैं वहां पे एक होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर बेसिकली कंपनी जो है वो क्या करती है कि क्वांटिटी एंड वैल्यू सिक्योरिटी जो है वो शो नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अरेंज करो इस स्टेप को इन द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लास्ट। ये आपके मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अपने मैनेजमेंट की जो बुक है यूनिट 7 उसमें चैप्टर नंबर 4 के ऊपर अगर आप आओगे वहां पे पेज नंबर 4.4 पे स्टेजेस दे रखी है, ये वहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बनेगा आपका डी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटी को, फिर डेवलप करेंगे वेरियस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, फिर उसके बाद में फाइनलाइज करेंगे क्राइटेरिया टू बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन, एंड फिर उसके बाद में लास्ट में जो है वो क्या हम लास्ट के अंदर अपने को क्या इवैल्यूएट करेंगे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को, इवैल्यूएशन करेंगे उसका, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द वर्क कमेटी, ये अपना क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है वर्क कमेटी मैंने डाल रखा था, लेकिन ये फंक्शन इसके हमने नहीं डालते। तो एक तो ये क्वेश्चन अपना जो है कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड, ठीक है। अब वर्क कमेटी का अगर हम बात करें तो प्रोमोट द गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर, ये इसका फंक्शन है। डिस्कस करना कंडीशन ऑफ द वर्क लाइक लाइटिंग सैनिटेशन वेंटिलेशन, ये इसका जो है वो फंक्शन है। एनकरेज थ्रिफ्ट एंड सेविंग, ये फंक्शन है। बट कंसीडरिंग मेजर चेंज इन द कंडीशन ऑफ सर्विस, ये इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। आगे, विच वन इज द इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन गुड्स, गिवन गुड्स के बारे में कुछ बात बता रखी है अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो यूनिट नंबर 5 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 313 के ऊपर आपको मिलेगा कि जो आपकी गिवन गुड्स है, वैसे जनरल क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। वहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो क्या होता है, जो है वो वीक होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर जो है वो प्राइसेस थोड़े से भी जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना, तो उस केस में हम जो है वो क्या नॉर्मल गुड्स के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो गिवन गुड्स है वो इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स होती है बेसिकली, ठीक है ना, जिसका प्राइस इफेक्ट जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट नहीं, ये बात जो है वो क्या है, गलत है। अगला, फाइंडिंग ऑफ द होथोन एक्सपेरिमेंट लेट्स टू, तो जो होथोन एक्सपेरिमेंट था ये आपका जो अपनी मैनेजमेंट की बुक है यूनिट नंबर 7, तो उसके अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर पेज जो अप्रोचेस दे रखी है चैप्टर 2 में, वहां पे पेज नंबर 2.717 पे आएंगे ना, वहां नियो क्लासिकल जो थ्योरीज है वहां पे हमने डाला था होथोन एक्सपेरिमेंट, और इसके 4 तरीके के एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है ना। एक था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, एक बताया था आपको मैंने रिले असेंबली वाला, एक था बैंक वायरिंग, और एक था आपका मास इंटरव्यू प्रोग्राम, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड थे, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से, ठीक है। इसके बाद स्टॉक कंट्रोल डेटा आपको यहां पे दे रखा है ईओक्यू, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। ईओक्यू का फॉर्मूला 2AO/C, ठीक है। एनुअल यूसेज दे रखा है 3600, तो ये तो आपका जो एनुअल यूसेज हो गया। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है कितना, 100 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना, 40 रुपए। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कितने, 20% ऑफ द ओवरऑल स्टॉक वैल्यू, ठीक है। तो मतलब 100 रुपए का 20% बोले तो कितना, 20 रुपए, ठीक है। लीड टाइम है 1 मंथ का, अपने कोई काम का नहीं। ईओक्यू निकालना है, इकोनॉमिक और ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, 2AO, ए बोलते एनुअल यूसेज, ओ बोलते ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड अपॉन में सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इसका अंडर रूट। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 120। आगे फिर दे रखा है आपका ये बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑडिट दे रखा है, यहां पे टाइप ऑफ ऑडिट, ये अपना ऑडिट की बुक जो है चैप्टर उसका यूनिट नंबर 8, उसमें ऑडिट का चैप्टर 1 का पेज नंबर 1.22 पे आएंगे तो वहां पे आपको दे रखा है ये, ठीक है। बेसिक्स बता रखे हैं क्लासिफिकेशन ऑडिट के, और उसके अंदर ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद ए प्रोग्राम जो डेट एनकम्पास स्पेसिफिक गोल पार्टिसिपेटरी सेट फॉर एन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड विद ए फीडबैक ऑन द गोल प्रोग्रेस, इसको बोलते हैं हम क्या, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो अपने यूनिट नंबर 7 जो है अपना मैनेजमेंट का, उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसके पेज नंबर 3.6 के ऊपर ये दे रखा है, एज इट इज लाइन दे रखी है। इसके बाद फिर राजा राम लिमिटेड जो है उसने ऑफर किया 80,000 शेयर, एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 1,30,000 शेयर की, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, और प्रो राटा अलॉटमेंट हमने जो है वो करी है। यहां पे इफ मिस्टर एक्स ने अप्लाई किए 52,000 शेयर, तो कितने शेयर उसको जो अलॉट किए होंगे, देखो जिन्होंने 1,30,000 शेयर जो है वो क्या करें, अप्लाई करें, उनको हमने दिए कितने, 80,000 शेयर, ठीक है। जिसने 1 शेयर अप्लाई किया उसको दिए कितने होंगे, 80,000 भाग में 1,30,000, और जिसने 52,000 शेयर अप्लाई करे उसको कितने दिए होंगे, 32,000। अगर हम आएंगे अपने अकाउंट्स में, यूनिट नंबर फर्स्ट अकाउंट्स, फर्स्ट यूनिट की चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 3.10 पे इलस्ट्रेशन दे रखी है बिल्कुल सिमिलर ऐसी, ठीक है, वो आप देख लेना। और मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, सबसे पहला, इन मोनोपोली प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ये बात एकदम करेक्ट है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस इक्वल है एमआर एंड एमसी के, ये बात भी एकदम करेक्ट है। तो आप आओगे अपना यूनिट नंबर 5 इकोनॉमिक्स पे, वहां पे पेज नंबर चैप्टर नंबर 10 के पेज नंबर 10.6 के ऊपर एक टेबल दे रखी है, वहां पे ये पूरा बता रखा है।
आगे ये क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर कवर नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विलियम ई हलाल, रिटर्न ऑन रिसोर्स मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिवनेस इज डिफिकल्ट बिकॉज, अब ये क्वेश्चन ये हमने जो है वो सीएसआर के 7 मॉडल पढ़े थे, कैरोल मॉडल हो गया, ये सब हमने पढ़ा था, लेकिन ये मॉडल हमने नहीं पढ़ा था, तो ये अपने बुक से आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ठीक है। आगे, इन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट द नंबर ऑफ यूनिट इन द डिफरेंट क्लास, इसको बोलते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। ये अपना डेटा कलेक्शन का टॉपिक है, चैप्टर नंबर स्टैट्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 जो है डेटा कलेक्शन, उसके पेज नंबर 10.20 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आगे, अकॉर्डिंग टू ग्रेक्यूनस विद n नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट द फॉर्मूला n into n-1 इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस रिलेशनशिप। अब ये हमने जो है वो पढ़ा था अपनी जो मैनेजमेंट की बुक है यूनिट नंबर 7, उसके चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 6.19 पे 4 तरीके के रिलेशनशिप आपको मैंने बताए थे। अगर डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप है तो कैसे निकालते हैं, n से। ग्रुप रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या, n into 2 की पावर n-1 क्रॉस रिलेशनशिप का n into n-1, और टोटल रिलेशनशिप अगर मेजर करना तो कैसे, n into 2 की पावर n/2 प्लस n-1। आगे ये मैचिंग करना था, आइटम और इफेक्ट दे रखे हैं अपनी अकाउंट्स की बुक में यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 8 का जो आपकी टेबल दे रखी है पेज नंबर 8.20 पे, वहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो अब ये सोर्स ऑफ फंड जो है रिलेटेड है इससे। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर की अगर बात करें, ये नॉन ऑपरेटिंग यूज ऑफ फंड। डिविडेंड पेड की अगर बात करें तो ये बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। डिविडेंड पेड जो है नॉन ऑपरेटिंग यूज ऑफ फंड, और डिक्रीज इन करंट एसेट की अगर बात करें ये है एप्लीकेशन ऑफ फंड। आगे फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 अगर इसकी बात करता हूं तो ये स्टैट्स में आपकी जो चैप्टर नंबर 2 है, ओके, वहां पे पेज नंबर 4.4 पे जब आप आओगे ना तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा यूनिट जो अपने स्टैट्स की है उसके चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 4.4 पे जो आपका बाउले के जो स्क्यूनेस मेजर दे रखे हैं, तो वहां पे ये आपका जो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे क्या होना चाहिए था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन में क्या होता है, Q3 माइनस Q1 होता है, लेकिन ये प्लस दे रखा है, तो ये आपका गलत है। आगे, विच ऑडिट इज कंसर्न विद एग्जामिनिंग द अकाउंटिंग प्रोसीजर, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑडिट। अब यहां अपने ऑडिट की बुक में चैप्टर नंबर 8 के पेज नंबर ऑडिट में यूनिट 8 में चैप्टर 9 के पेज नंबर 9.10 पे आओगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। आगे फिर आपकी थ्योरी दे रखी है और यहां पे प्रोबाउंडर दे रखे हैं, मैचिंग करना है अपने यूनिट जो 9 है, ठीक है, उसके चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 2.16 पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ सोशल चेन हैगर ने दिया था। डायनेमिक एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन थ्योरी किसने दिया था, कंप्यूटर ने दिया था। एक्स एफिशिएंसी थ्योरी की अगर बात करें तो ये दिया था लेबस्टीन ने, और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो नाइट ने, फ्रैंक नाइट। आगे, अकॉर्डिंग टू जोसेफ एस कंप्यूटर इनोवेशन कैन टेक प्लेस इन हाउ मेनी वेज, तो 5 तरीके से इनोवेशन होती है और 5 तरीके बता रखे हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे यूनिट नंबर 9 जो है अपना, ओके, उसके चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 2.14 पे 5 फंक्शन आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखे थे। आगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये तो जनरल था, वैसे अपने अकाउंट्स के अंदर हमने शुरुआत जो फर्स्ट चैप्टर था वहां पे हमने वैसे डिस्कस किया था, लेकिन इसका आंसर है एरर इन टोटलिंग। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा पिलर नहीं है। 4 पिलर हमने पढ़े थे, ओके। यूनिट नंबर 5 जो है अपना उसके पेज नंबर चैप्टर 5 के पेज नंबर 5.17 पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्ट्रक्चर है, डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन यूनिट ऑफ कमांड इसका पार्ट नहीं है। आगे, आईएफआरएस के बारे में कुछ बात रखिए, जनरल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल ही बोलता है रेवेन्यू शोन एट द फेयर वैल्यू ऑफ द मनी रिसीव और रिसीवेबल, ये बात एकदम करेक्ट है। रेवेन्यू शोन एट द ट्रू वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं, तो आंसर फर्स्ट जो है वो क्या आपका करेक्ट है। आगे, नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेस, ये प्लानिंग का पार्ट था, ओके। और वैसे जनरल क्वेश्चन है नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस पे जो है वो कोई भी जो है धूम्रपान नहीं करेगा, ओके। विच टाइप ऑफ प्लान दिस स्टेटमेंट रेफर टू, तो ये किससे रिलेटेड है, ये रूल से रिलेटेड है। आगे, कॉन्सेप्ट दे रखा था और यहां पे मैचिंग करना आपको कि टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर पावर टेस्ट हो गया और कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, तो ये आपको जो है बता रखा है। तो टाइप 1 एरर जो है उसको अल्फा से, टाइप 2 एरर को है बीटा से, पावर टेस्ट जो है 1 माइनस बीटा, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कैसे निकाले, 1 माइनस अल्फा करके। ये अपना जो यूनिट 2 है स्टैट्स का, उसके चैप्टर नंबर 12 के पेज नंबर 12.4 पे ये आपको एज इट इज दे रखा है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, अरेंज करो इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, स्टेरिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी विद रेफरेंस टू द पर्सनल सेलिंग। अपनी मार्केटिंग की बुक के अंदर जो आपका मार्केटिंग की यूनिट 3 है, ओके, उसमें चैप्टर नंबर 4 में जो प्रमोशन का टॉपिक है उसके पेज नंबर 4.8 पे प्रोसेस दे रखा है, ये वहां से क्वेश्चन आया था अपना। तो पहले प्रोस्पेक्ट करेंगे, देन फिर प्री अप्रोच, फिर प्रेजेंटेशन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, फिर परसुएड करेंगे उनको, और आखिरी में क्या करेंगे, सेल्स को क्लोज करेंगे।
आगे ये अपना कार्ट लेविन का मॉडल था। ओके, वैसे अगर जब हम चेंज करते हैं ना तो कार्ट लेविन का मॉडल हमने पढ़ा था। ओके, तो वहां पे हमने पढ़ा था फ्रीज अनफ्रीज वाला टॉपिक, आपको अगर याद होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, लेकिन एज इट इज अपना जो है वो बुक के अंदर कवर नहीं है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन बुक के अंदर नहीं था। आगे, द प्रोसेस थ्रू विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द यूनियन मीट एट द नेगोशिएटेड लेबर एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अपनी एचआरएम की बुक में चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 10.1 पे शुरुआत में ही सबसे पहले जो है वो दे रखी है ये कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या, उसमें यही जो है वो बता रखा है। आगे, स्किल इंडिया कैंपेन जो लॉन्च हुआ 15 जुलाई 2015 को, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बुक में यूनिट 9 के अंदर जो है चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 6.5 पे आओगे ना, तो वहां पे लाइन नंबर 6 पे एज इट इज ये दे रखा है। ये टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में मैचिंग करना था। एंटरप्रेन्योरशिप बुक में चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1.15 पे जब आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा इनोवेटिव कौन होता है, इमिटेटिव कौन है, फेबियन कौन है और ड्रोन कौन है, ये सब बता रखा है। एज इट इज जो शो कर रखे हैं। और वैसे जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें कितनी बार हमने ये क्वेश्चन डाला भी था। आगे, ये अपना ई अमृत जो पोर्टल है, ये अपनी बुक में नहीं था। नीति आयोग का ये क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ई अमृत। ई अमृत इज रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये बात एकदम करेक्ट है। एंड द पोर्टल ऑफ द ई अमृत जो है इसको डेवलपमेंट होस्ट करता है नीति आयोग। तो ये हमने जो 9 तरह के अलग अलग जो स्टेटमेंट्स भी पढ़ी थी, 9 तरह के जो पब्लिकेशन भी पढ़ी थी नीति आयोग की, बहुत सारे टॉपिक पढ़ा, बट ये भाई बाहर से ही आ गया। हालांकि जितना हो सकता था मैंने पॉसिबल नीति आयोग में बहुत सारी चीजें जो डाली थी, 30 पेज का मैंने चैप्टर बना के जो डाला था कि जितना हो सके मैक्सिमम चीजें मैं डालूं, बट रह गया, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है यार। तो ये अपना एक तो बुक में नहीं था। आगे, अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग का जो थ्योरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसीजनल रोल ऑफ मैनेजर, तो इसमें है फिगर हेड। वैसे ये भी अपना बुक में नहीं है ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना, लीडरशिप से रिलेटेड है। शायद मैंने जो है वो एमसीक्यू के अंदर ये कवर किया था, बट अपनी बुक के अंदर नहीं है ये। आगे, इवोल्यूशन ऑफ एचआर स्टेज दे रखा है और ये ड्यूरेशन दे रखी है, इसको मैचिंग करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया, कितनी बार हमने डिस्कस किया था, सन 1700 के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। वहीं से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मैच हो गया था, अगर आप देखो तो। आगे, अंडर द पीस वर्क सिस्टम वर्कर अर्निंग डिपेंड करती है किसके ऊपर, जितना वो सामान को बनाएगा। पीस वर्क में क्या होता है, जितना सामान वो प्रोड्यूस करेगा उसके बेस पर उसको अर्निंग मिलेगी। तो टेलर का जो अप्रोच था वहां पे हमने पढ़ा था यूनिट 7 में चैप्टर नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू ट्राइब डायमेंशनल ग्रिड विच वन द फॉलोइंग इज ए मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, वो कौन सा है आपका, तो यूनिट 7 में चैप्टर नंबर जो 7 है उसके पेज नंबर 7.16 पे आपको ये दे रखा है। ये अपना हर्बर्ट साइमन का व्हाट आर द 3 स्टेज ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये अपने बुक के अंदर नहीं था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखा है आपका 40 ग्राम 40 केजी, स्टैंडर्ड रेट था 2 रुपए पर केजी। तो इसका मतलब कितना हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया 80 रुपए, एक्चुअल कॉस्ट है ये कितने 90 रुपए, एंड द एक्चुअल रेट था 3 रुपए पर केजी। देन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको निकालना है। एमसीवी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था 80, एक्चुअल कॉस्ट कितना 90, तो कितना गए 10 रुपए एडवर्स। तो ये अपना यूनिट 1 अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 10 की अगर बात करूं, वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे, वहां पे देखना इसको। आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन गैप किसने दिया था, केन्स ने दिया था इन्फ्लेशन के अंदर। आगे, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे। इस पे सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। आगे, किस साल के अंदर एमएसएमईडी एक्ट जो पास किया गया, सन 2006 के अंदर एमएसएमईडी एक्ट 2006 ही है। ठीक है, तो अपने यूनिट 9 जो है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 5.8 पे आओगे ना, वहां पे आपको 8वीं 9वीं लाइन के अंदर दिखेगा। आगे, पॉपुलेशन का मीन रखा था 159.7 सेंटीमीटर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन था 4.5 सेंटीमीटर। हाउ लार्ज सैंपल वुड बी नेसेसरी टू मेक द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लेस देन 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा n इज ग्रेटर देन 81, ये इसका आंसर था। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये फॉर्मूला भी दे रखा है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑडिट रिपोर्ट, नेम ऑफ द प्लेस वेयर द ऑडिट रिपोर्ट साइन शुड नॉट बी रिक्वायर्ड। नहीं, ये बात जो है वो क्या है आपका गलत है। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कब देते हैं, इज इशू व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यस, अपने जो ऑडिट की बुक है उसमें यूनिट 8 के चैप्टर नंबर 6 पे आपको ये दे रखा है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट हो गया, क्वालिफाइड रिपोर्ट हो गया, ठीक है, मॉडिफाइड हो गया, ओपिनियन हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, वो सब आपको मैंने पढ़ाया था। तो ये आंसर इसका ओनली 2। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का नेगेटिव स्लोप होता है, जी बिल्कुल होता है। अपर इंडिफरेंस कर्व जो है वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है, नहीं हायर लेवल। तो इसका इसमें जो करेक्ट है वो ओनली क्या है 1। चैप्टर नंबर 5 यूनिट 5 के चैप्टर 5 पे ये दे रखा है आपका आईसी की प्रॉपर्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये अपना मैनेजमेंट की बुक में एज इट इज आप आओगे चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 2.16 पे आपको दे रखा है। मैनेजमेंट प्रोसेस है, साइंटिफिक अप्रोच है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम अप्रोच जो है इसका पार्ट नहीं है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑडिट
कोस्ट ऑडिट, अपना ऑडिट की बुक अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 8, ठीक है, वहां पे आपको दे रखा है आपका ये, इट इज कंसर्न टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, यस। इट इज कंसर्न टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, नहीं। तो कोस्ट ऑडिट जनरली जो है वो किसके लिए होती है? मैनेजमेंट के लिए। आगे, प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू टारगेट कस्टमर फिजिकली और सिंबॉलिकली एंड गेटिंग देयर रिएक्शन, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। तो ये अपना प्रोडक्ट डिसीजन की अगर बात करूं, मार्केटिंग की बुक जो है अपना यूनिट नंबर 3, उसके चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 2.14 पे ये दिया हुआ है। प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी 2013, सेक्शन 143(2) के अंदर। ये अपना जो यूनिट 8 है अपना, ठीक है, ऑडिट का, उसके चैप्टर 6 के पेज नंबर 6.12 पे आपको 4th लाइन के अंदर देखने को मिलेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच विद रेफरेंस टू द 4 क्वाड्रेंट ऑफ द जोहारी विंडो। एमसीक्यूज में भी कवर किया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो यूनिट 10 है, ओके, उसके चैप्टर 6 के पेज नंबर 6.7 के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। हिडन सेल्फ, ये अननोन टू द सेल्फ बट नोन टू अदर, ये गलत है आपका। आगे, रेलिवेंट सेक्शन दे रखे, प्रोविजन दे रखे, मैचिंग करना था। अपनी ऑडिट में चैप्टर जो यूनिट नंबर 8 है उसके चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 6.1 के ऊपर ये आपको दे रखा है, ठीक है, मैचिंग करना था। ये इसका करेक्ट जो है वो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। As per section 139(6) of the company 2013, within how many days the date of registration the board of director अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर, तो विदिन 30 डेज के अंदर। जो अपना यूनिट 8 है ऑडिट का, उसके चैप्टर नंबर 7 के पेज नंबर 7.3 के ऊपर ये दे रखा है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन ऑफ द 5 की क्राइटेरिया टू रेट द मार्केट सेगमेंट, ठीक है, तो ये बता रखा है। अपनी मार्केटिंग की बुक जो है उसकी यूनिट 3 का चैप्टर 1 के पेज नंबर 1.48 के ऊपर ये आपको दे रखा है कि आपका मार्केट सेगमेंट एक्शनेबल होना चाहिए, मेजरेबल और सब्सटेंशियल, लिंक ये कलेक्शनेबल, ये इसका पार्ट नहीं है। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग पेयर या मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज नॉट करेक्टली मैच। अब ये हमने 7 तरह के जो है वो मॉडल पढ़े थे ओबी के, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 10 जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, उसके चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है पेज नंबर 1.13 पे आओगे, उसके 3rd पॉइंट में आपको ये देखने को मिलेगा कस्टोडियल मॉडल ओबीडियंस, ये इसका पार्ट नहीं है, ये करेक्टली मैच नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन बास्केट ट्रेनिंग। इन बास्केट ट्रेनिंग में क्या नहीं आता? तो यूनिट 4 जो अपना एचआरएम का, उसके पेज नंबर 4.12 के ऊपर ये आपको देखने को मिलेगा। आगे, यहां पे आपको जो है जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ओके, तो उससे रिलेटेड जो है वो कुछ बता रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बता रखे हैं यहाँ पे, कंसेंट, फ्री कंसेंट, कोर्शन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, उससे रिलेटेड सेक्शन दे रखे हैं, तो ये देख लो। यूनिट 6 जो है अपना, उसके चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 6.8 पे आपको ये सब देखने को मिलेंगे। आगे, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एंड सेल्स पीपल ऑफन हैव, किस तरह के लीडर जो है वो उनके पास में होते हैं? तो ऑटोक्रेटिक नहीं, फ्री रेंज जनरली, लेसिस पे, मतलब लेट देम फ्रीली, कि उनका जो मन करे टेस्टिंग करने का उनको करने दिया जाना चाहिए। वैसे ये थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर के दौरान, लेकिन फिर भी जो है आप जनरल तरीके से भी आप इसको जो है सोल्व कर सकते थे। तो आंसर जो है इसका वो है बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन प्रिपेयरिंग ए कोस्ट स्टेटमेंट। किसको इंक्लूड नहीं? बिल्कुल जनरल क्वेश्चन था यार। कोस्ट स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है? कोस्ट स्टेटमेंट बनाने में हमारा मेन मोटिव क्या होता है? पर यूनिट कोस्ट को जो है वो क्या करना? कंप्यूट करना। तो कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल, क्या ये काउंट करेंगे? भाई कोस्ट स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, उसमें क्या चीज आएगी? कोस्ट से रिलेटेड डेटा या सेल से रिलेटेड डेटा? कोस्ट से रिलेटेड, तो ये इसका पार्ट नहीं था। आगे, विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक्नॉलेज दैट एवरीथिंग मैटर इन मार्केटिंग? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यूनिट नंबर 3 मार्केटिंग में जो अपना चैप्टर फर्स्ट है उसके पेज नंबर 1.20 पे आपको टॉपिक जो देखने को मिलेगा, एवरीथिंग मैटर। आगे, विच वन स्कॉलर ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज रिवेल्ड परफॉर्मेंस थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर? तो वो है सैमुएल्सन। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? पुश स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोशन जो है वो क्या है? पुल स्ट्रेटजी क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? और पब्लिसिटी, पब्लिसिटी बोलता है इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन, नहीं पर्सनल फॉर्म होता है, क्योंकि पब्लिसिटी जो कौन पब्लिक करती है, पर्सनल फॉर्म हो गया आपका वो, ठीक है ना। ये जनरल क्वेश्चन था वैसे मार्केटिंग का, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे अपने चैप्टर नंबर प्रमोशन का जो टॉपिक है मार्केटिंग में, तो वहां पे हमने जब अलग अलग चीजों को पढ़ा था, एडवर्टीजमेंट को पढ़ा था, पर्सनल सेलिंग पढ़ा था, तो वहां पे ये बताया था मैंने। आगे, करंट डिमांड ऑफ द इकोनॉमिक्स बुक जो है वो देखिए 10,000 पर ईयर, ठीक है। इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो है 0.75। द प्राइस इंक्रीज हो गया 50 रुपए पर बुक से। कैलकुलेट करो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द बुक। अगर ओरिजिनल प्राइस क्या था 150, ओरिजिनल प्राइस था 150 और 150 से 50 रुपए बढ़ेगा, कितना हो गया? 200 हो गया। तो कितना बढ़ा? 33% से जो है वो क्या हो गया? आपका प्राइस बढ़ गया। और जो ईडी है वो कितनी है? 0.75 है। तो चेंज इन डिमांड कितना आया होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना? 33%। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना? कितना चेंज हुआ? 25% का चेंज हुआ। तो मतलब आपकी जो डिमांड है वो 10,000 से कम होगी, कितनी होगी? होगी अब 7500 होगी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? सिंपल सा क्वेश्चन था। अपना जो इकोनॉमिक्स है यूनिट 5 उसके चैप्टर नंबर 4 के अंदर दे रखा था। सिंपल है बिल्कुल ही।
आगे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दे रखी है और एक्टिविटी दे रखी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी अपना एज इट इज जो है वो उठा रखा है अपना यूनिट 3 जो मार्केटिंग का उसके चैप्टर नंबर 1 में से। आगे विच ऑन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच विद रेफरेंस टू द ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग सीवीपीए। जो अपना सीवीपीए यूनिट नंबर फर्स्ट है अकाउंट्स का, उसके चैप्टर 9 के पेज नंबर 9 पर 10 पे आना, वहां पे आपको मैंने 5 फिगर दे रखी हैं, उनमें से एक क्वेश्चन एज इट इज आया था। वर्टिकल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या है आपका, ठीक है, फिक्स कॉस्ट लाइन क्या है और टोटल कॉस्ट लाइन क्या है। आगे विच ऑन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कोरिलेशन का टॉपिक था। और अपना कोरिलेशन की जो बुक अपना स्कैट्स की जो बुक है यूनिट 2 उसके पेज नंबर चैप्टर 5 के पेज नंबर 5.6 के ऊपर ये टॉपिक एज इट इज दे रखा है। आगे स्किल एक्विजिशन एंड द नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, संकल्प प्रोग्राम जो है उसमें लोन असिस्टेंस किससे मिलती है, वर्ल्ड बैंक से। तो वहां लिख रखा था कि अंडर संकल्प प्रोग्राम असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक। यूनिट नंबर 9 में चैप्टर नंबर 6 पे आओगे, पेज नंबर 6.6 पे 4th लाइन में आपको देखने को मिलेगा एज इट इज। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रॉफिट आर द बेस्ट मेजर बाय चेंज इन ओनर इक्विटी बिटवीन एन अकाउंटिंग पीरियड, ये बात करेक्ट है। एंटिसिपेट करना नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये भी करेक्ट है। तो दोनों की दोनों बातें आपकी क्या करेक्ट है, डी। ये अपने अकाउंट्स में चैप्टर फर्स्ट में जो यूनिट फर्स्ट है उसमें चैप्टर फर्स्ट के अंदर दे रखा है। आगे थॉटफुल एक्शन टू नीड फॉर पीपल फॉर सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप लेट्स टू कंफर्टेबल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर एंड वर्क टेम्पो, तो वो क्या होता है 5.5 याद है कंट्री क्लब। तो वो यूनिट नंबर 7 जो अपना मैनेजमेंट है उसके चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है, लीडरशिप के अंदर पेज नंबर 7.15 पे मैनेजरियल ग्रिड दे रखा है, ठीक है, 11199199 5.5, तो 55 जो है वो आपका कंट्री क्लब हो गया। आगे द एवरेज मार्क ऑफ द 100 स्टूडेंट वर 40, लेटर बाद में ये पता चला कि एक स्कोर था 53, उसको मिसरीड कर लिया 83। अकॉर्डिंग टू द करेक्ट मार्क द करेक्ट एवरेज मार्क जो है वो क्या निकल के आएगा बताओ। मार्क उसका मीन का क्वेश्चन था यूनिट नंबर 2, वहां पे आपको दे रखा है, ठीक है। ओरिजिनल टोटल सम जो है वो कैसे निकालते हो, तो कैसे निकालते हैं देखो, मीन जो है वो कैसे होता है, मीन का फॉर्मूला जो है वो क्या कि सम ऑफ डेविएशन अपॉन में नंबर ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो सम ऑफ डेविएशन यहां पे जो वो कितना था देखो, एवरेज मार्क्स थे 100 स्टूडेंट के, वो कितना है 40, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो है वो टोटल कितना हो गया, सम ऑफ डेविएशन जो वो कितना हो गया आपका 4000। और फिर हमने 53 पढ़ना था, 53 को पढ़ लिया गलती से क्या 83, तो इसका मतलब जो है वो हमने यहाँ पे 30 रुपए जो है वो क्या आ गया डिफरेंस आ गया। तो करेक्ट टोटल होना क्या चाहिए था 4000 माइनस में 30 बोल तो 3970 रुपए। तो न्यू मीन जो आएगा वो क्या आएगा 3970 डिवाइड में 100, तो ये आएगा 39.7। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे दो आपको स्टेटमेंट देखिए, पहले बोला एवरेज फिक्स कॉस्ट गोज ऑन डिक्लाइनिंग, एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार क्या गिरती रहती है, बिल्कुल। फिर एज द टोटल आउटपुट इंक्रीज, जैसे टोटल आउटपुट बढ़ेगा द टोटल फिक्स कॉस्ट गेट स्प्रेड ओवर लार्ज एंड लार्जर आउटपुट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपका सेम रहेगा और जिसकी वजह से क्या जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या होती रहेगी, लगातार गिरती रहेगी, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ये अपना यूनिट 5 में चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है आप देखोगे पेज नंबर 8.5 पे दे रखी है कंडीशन। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस अप्रेजल, ओके, इट रेट्स जॉब एंड जॉब होल्डर, इट इज कंपल्सरी टू कंडक्ट इट ऑन द रेगुलर बेसिस। ये अपना यूनिट 4 जो है वहां पे चैप्टर नंबर 9 के अंदर दे रखा है ये एचआरएम में। ये अपना कवर नहीं था। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम, मतलब उसकी अप्रोचेस दे रखी है, ये हमने जो है वो नहीं पढ़ा था। क्रिएटिव हालांकि आप कर सकते थे, जैसे क्रिएटिविटी की बात करें तो इनोवेशन, क्वीन बी अगर बात करें तो जो मतलब जो मधुमक्खी होती है उसमें एक रानी होती है, ठीक है ना, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन। और इनपुट अप्रोच की बात करें तो वो रिलेटेड है किससे, आउटपुट से। तो ये जो मैच नहीं करा था तो 3 आप एलिमिनेट कर सकते थे कि ये तीनों तो मैच कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जिमिक्री अप्रोच मोटिवेशन ये नहीं है, मोटिवेशन से रिलेटेड था ही नहीं है। विच द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड इन द नोट वर्क फॉर डाइवर्सिटी, तो प्रोडक्टिविटी है, जेंडर, एजुकेशन लिंक, इनकम इसका पार्ट नहीं है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केटिंग मिक्स, आपने मार्केटिंग में चैप्टर यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही जो है आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 1 नहीं है मार्केटिंग मिक्स का, यूनिट 3 आई थिंक, उसमें चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि क्या कौन सा अनकंट्रोलेबल नहीं है। कंप्यूटर का बिहेवियर ये अनकंट्रोलेबल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट पॉलिसी हमारे कंट्रोल में है। आगे सेक्शन 149 जो है कंप्लेंट 2013 का, उसके बारे में बताने की कौन सा इनकरेक्ट है। एक्ट फिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी 20, कहां लिख रखा है, कहीं भी नहीं, तो ये आपका जो है वो गलत है। ओपीसी के अंदर 1 डायरेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हर पब्लिक कंपनी के अंदर जो है एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होना चाहिए, हर प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है 20 डायरेक्टर हो ऐसा नहीं है।
आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जॉब पोस्टिंग, रीहायरिंग, सक्सेशन प्लानिंग, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ये इसका पार्ट है नहीं है, ये एक्सटर्नल का पार्ट है। तो अपने यूनिट 4 में चैप्टर 3 के पेज नंबर 3.3 पे ये एज इट इज दे रखा है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ द काई स्क्वायर, काई स्क्वायर को हम यूज करते हैं होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन को टेस्ट करने के लिए, गुडनेस ऑफ फिट के लिए, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट उसके लिए, लेकिन टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसके लिए हम इसको यूज नहीं करते। तो आंसर जो है वो आपका क्या है फर्स्ट, और अपना यूनिट 2 जो स्टैट्स है उसके चैप्टर नंबर 14 में दे रखा है काई स्क्वायर टेस्टिंग में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द चार्ल्स जी मोर्टिमर, ये अपने बुक के अंदर कवर नहीं था, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ कभी भी। आगे, रीऑर्गेनाइज करना एग्जिस्टिंग कंपनी को विदाउट डिसोल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो यूनिट 1 है अपना उसके चैप्टर नंबर 3 के अंदर दे रखा था। आगे, कौन सा आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो ये था आपका आर्टिकल 279A1, ठीक है। ये अपना यूनिट 6 जो है ना उसके अंदर जो अपना जीएसटी का टॉपिक था उसकी पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करवाई है वहां पे हमने जो है इसको पढ़ा हुआ है। A course of action which is consciously chosen for achieving a desired result उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। एज इट इज लाइन जो है वो दे रखी है अपना यूनिट 7 जो है अपना मैनेजमेंट का उसके चैप्टर नंबर 4 के अंदर डाल रखा है। पावर इज नॉट रिवील्ड बाय स्ट्राइकिंग हार्ड और ओपन बट बाय स्ट्राइकिंग ट्रू, ये बात किसने बोली हमें नहीं पता था, ये हमारी बुक के अंदर कवर भी नहीं थी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीएसटी, ये फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री, ये हमने बुक में डाल रखा था, वेयर जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954 एंड जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ इंडिया के अंदर 1 जो 2017 को, दोनों की दोनों बातें आपकी क्या थी, करेक्ट थी। अपनी बुक के अंदर आओगे यूनिट 6 जो है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट का उसके चैप्टर नंबर 8 के अंदर डाल रखा है हमने। लीडर जो डिटरमाइन करते हैं व्हाट सबऑर्डिनेट नीड टू डू टू अचीव ऑब्जेक्टिव, क्लासिफाई दोस रिक्वायरमेंट एंड हेल्प करता है सबऑर्डिनेट को बिकम कॉन्फिडेंट दे कैन रीच द ऑब्जेक्टिव, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांजैक्शनल लीडर। यूनिट 7 में चैप्टर नंबर 7 के अंदर डाल रखा था लीडरशिप के अंदर। अब ये आपका पीएलसी के अंदर दे रखा था कि अगर जब आप मैच्योरिटी स्टेज पे होते तो सेल आपकी रैपिडली राइजिंग होती है, नहीं, स्टेबल हो जाती है बाद में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एमएसएमई से क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन हमने जो वो डाल रखा है ये कि जो लिमिट है वो क्या हो गई है, बढ़ा दी है। तो यूनिट 9 की अगर बात करें वहां पे एमएसएमई की मैंने लिमिट डाल रखी थी, है ना, वहां पे हमने देखा था कि तीनों लिमिट, इन्वेस्टमेंट वाला हो गया, सेल वाला हो गया, वो सब हमने डाल रखा था। तो ये नए यूनियन बजट के अंदर बता रखा है इसको। आगे, विच द फॉलोइंग फैक्टर रिलेटेड है टू द टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, तो ये है आपका क्या, तो यूनिट 9 के चैप्टर नंबर 3 के अंदर दे रखा था क्या, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ये बेसिकली जो है वो अफेक्ट करते हैं किसको, जो आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है। आगे, रिसर्च कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रुप, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये बेसिक की तरह से स्टैट्स के अंदर कवर्ड है ये। ए प्रोसेस जिसके माध्यम से इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट करता है अपना सेंसरी इंप्रेशन को इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परसेप्शन। यूनिट नंबर 10 जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उसके चैप्टर नंबर 6 की पहली लाइन में ही ये एज इट इज लाइन डाल रखी है। आगे, पोशाक उद्योग हमने नहीं पढ़ा हुआ, पोशाक उद्योग एक टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसका मतलब जो है वो क्या है, तो ये हमने जो है नहीं पढ़ा हुआ, यूनिट 9 से रिलेटेड वैसे। और फिर था फेबिन एंटरप्रेन्योर जो कैसे होता है, शाई एंड लेजी, यूनिट 9 के चैप्टर 1 के पेज नंबर 1.21 पे 4th लाइन एज इट इज जो लिख रखा है कि फेबिन एंटरप्रेन्योर, शाई एंड लेजी। और ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने जो है मॉक टेस्ट में बहुत सारे जो कवर किए हुए हैं। ये 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए थे और ये 90 के 90 हमारी ये जो किताबें है ना भाई साहब, सारा का सारा पेपर इसमें से मैंने आपको भी दिखाया, लगभग 80 से 82 क्वेश्चन एज इट इज नोट्स में से जो हमने रिवाइज भी किए, क्लासेस के अंदर कवर भी किए, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी किए, ठीक है ना। तो पूरा पेपर जो है वो बुक के अंदर से था, इसलिए मैं आपको शुरू से बोला था कि जो आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा इससे बाहर कुछ मत पढ़ना भाई, कुछ भी मत पढ़ना। और ये बात मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा, ये बात मैं एनटीए के लिए भी बोल रहा हूं। जो यूजीसी नेट का पेपर होता है ना, पिछले कितने ही सालों के पेपर आप उठा के देख लो, पिछला पेपर भी एज इट इज हमारी बुक में से था, उससे पिछला भी एज इट इज बुक में से था। और मैं आपको फिर बोलता हूं, इस बार भी जो पेपर आएगा पूरा का पूरा आपको बुक में से मिलेगा। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड हम करवाते हैं ना, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वही है, वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। और जो आपको रिवीजन के लिए हमने चीजें प्रोवाइड करवा रखी है, जो एमसीक्यूज आपको दे रखे हैं, अगर इतना आप करके जाते हैं ना, ये मोर देन सफिशिएंट चीजें होती है, ठीक है ना। तो इस बार ये पेपर अपना जो है हुआ, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और मैचिंग आपने कर लिया होगा इसको, ठीक है। तो आपके कितने कितने मार्क्स बनने हैं मुझे एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। काटने के बाद में नेगेटिव मार्किंग जो थी उसको काटने के बाद में, ठीक है, ये आप बताना। और बहुत जल्दी लगभग 4-5 दिनों के अंदर हम लोग जो है वो इसका जो रिटर्न का अपना पेपर होना तो उसकी भी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो चिंता मत कीजिए,
जो अपना रिटर्न एग्जाम होना है उसकी तैयारी भी 4-5 दिन के अंदर हम शुरू कर देंगे इसको, ठीक है ना। और बाकी अभी हमारे जो है वो कोर्सेज चल रहे हैं एंटी नेट का भी और यूपीपीएससी का भी, ओके, और एमपी में जो पेपर होना उसके लिए भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी ये जो पेपर आया था ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप भी पढ़ के जाना, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए भी काफी रेलिवेंट है, ओके जी। तो चलो एक बार के लिए देखो, ओके। और जो बच्चे, जिन बच्चों ने मुझसे कोर्स ले रखा है और जिनके अगर ठीक ठाक मार्क्स बने ना, तो आप तैयारी शुरू कर दो अभी, ओके। जो कंटेंट आपको दे रखे, जो किताबें दे रखी है, पढ़ना तो यही है, बस अब डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ना तो यही चीजें ही है, तो आप पढ़ना शुरू कर दो इसको, ओके जी। बाकी जल्दी से मैं वीडियो जो है वो डालनी स्टार्ट कर दूंगा अपने सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ओके जी। और बाकी अच्छे तरीके से तैयारी जो है वो करते रहिए, सब कुछ बढ़िया ही होगा, ओके जी। चलो ये करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।